तो गाइज अब हम लोग जो है वो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जब आप AWS इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो गाइज, इसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पॉपुलर है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कुछ 245 कंट्रीज में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हो, मतलब 245 एक बहुत बड़ा नंबर है। टू बी फ्रैंक, मैं नाम भी नहीं बता पाऊंगा 245 कंट्रीज का। तो मतलब टेक्निकली इतने सारी जगहों पे इनका प्रेजेंस है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा ग्लोबल मार्केट लीडर है और कितना प्रिसाइज सर्विस प्रोवाइड करता है कि इतने जगह पे इनकी रीच है। अगर आप जानते हो तो इनके मेन ऑपरेशंस, इनका सेंटर जो है वो यूएस है, बराबर है, मतलब वहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ था। तो वहाँ से दुनिया भर में इतना फैला है, मतलब कहाँ कहाँ उनके डेटा सेंटर्स है। तो चलिए समझते हैं कि AWS से कैसे अचीव करता है ना, और कैसे आपकी एप्लीकेशंस आप इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल सकते हो और कैसे वो सेफ या सिक्योर होती है। तो गाइस, जब आप AWS रीजन्स की बात करते हो या फिर AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, तो दो चीज़ें जो आपके सामने आती है वो होती है रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स। चलिए इनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप रीजन की बात करते हो, तो गाइज हम लोग एक ज्योग्राफिकल, एक ग्लोबल रीजन की बात कर रहे हैं। आपको एक, अब हिंदी में बात कर रहा हो तो ऑब्वियसली आप मोस्टली इंडिया से ही देख रहे होंगे ये वीडियो, या फिर इंडियंस होंगे। तो इंडिया का ही एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा रेलेवेंट लगेगा आपको। तो गाइज अगर अगर आप इनका रीजन कहेंगे तो इनका एक रीजन है इंडिया में, मुंबई में। तो रीजन का मतलब क्या होता है? अब गाइज आपका जो डेटा है अगर इंडिया में अगर रिसाइड करेगा तो वो मुंबई में रिसाइड करेगा। मुंबई में जो डेटा सेंटर है उसके ऊपर रिसाइड करेगा, है ना। तो जहाँ पे इनका डेटा सेंटर होता है उस लोकेशन को हम कहते हैं रीजन, है ना। तो एक रीजन में एक से ज़्यादा भी डेटा सेंटर हो सकता है और एक ही डेटा सेंटर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे आपका डेटा सेंटर रिसाइड करता है। अब गाइस, जैसे मैंने कहा कि एक से ज़्यादा डेटा सेंटर भी हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है? तो अब अज्यूम कर लीजिए कि AWS ने मुंबई में एक रीजन खोला है और उस रीजन में वो अलग अलग जगह पे डेटा सेव करना चाह रहे हैं। इसके पीछे भी रीजन है, मैं बात करूंगा उसके ऊपर, आप चिंता ना करें। तो अलग अलग जगह पे मुंबई में करना चाह रहे हैं। तो अज्यूम कर लीजिए कि मुंबई में उन्होंने खोल लिए 3 डेटा सेंटर्स। तो क्या हो गया ना, उनके पास है 3 जोन्स जो अवेलेबल है मुंबई के अंदर। इन मुंबई रीजन के अंदर उनके पास 3 जोन्स है जिसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। तो गाइज अगर आप रीजन्स की बात करें तो ओवरऑल दुनिया भर में 24 रीजन्स है और कुछ 76 अवेलेबिलिटी जोन्स है। 3 नए ऐसे रीजन्स है जो वो अनाउंस कर चुके हैं और वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। बट अभी के लिए 24 है और अवेलेबिलिटी जोन्स 76 है। तो आप कहोगे कि फिर 245 कंट्रीज में कैसे सर्व करते हैं ना। तो गाइज उसके लिए एज लोकेशंस या फिर आपका क्लाउड फ्रंट भी यूज़ किया जाता है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, जब हम थोड़ा कुछ नेटवर्किंग मैनेजमेंट या फिर कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, तब हम क्लाउड फ्रंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्लाउड फ्रंट के थ्रू ये सर्विसेज इन सारे कंट्रीज में भी प्रोवाइड की जा सकती है, एक्सेसिबल है। तो अब क्लियर तो हो गया आपको कि रीजन्स क्या है, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है। थोड़ा लोकल जोन्स के बारे में बात कर लेता हूँ गाइस मैं। तो लोकल जोन्स ऐसे रीजन्स होते हैं। अब अवेलेबिलिटी जोन एक ऐसी चीज होती है गाइस, अब मुंबई में अगर 3 है तो तीनों एक लो लेटेंसी नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लोकल जोन क्या करता है, रीजन टू रीजन के बीच में कनेक्शन की तरह एक्ट करता है। अज्यूम कर लीजिए एक रीजन, मतलब 2 रीजन्स है जो यूएस में है, ठीक है। या फिर अज्यूम कर लीजिए कि 2 रीजन है, एक है यूएस में और एक है, लेट्स अज्यूम कर लीजिए, इंडिया में, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में एक रेप्लिकेशन हो सकता है, एक रेप्लिकेशन यूएस में भी हो सकता है। तो इन 2 रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए एक लोकल जोन होता है जो आपको डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, या एक नोडल या फिर एक एज लोकेशन की तरह एक्ट करता है आपके लिए। तो बेसिकली ये अवेलेबिलिटी जोन्स और ये रीजन्स जो है वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत से और पॉइंट्स है गाइस जो मैं बात करना चाहूँगा, बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। मैंने जब AWS के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि वो थोड़ा अवेलेबल है और डिजास्टर रिकवरी में भी हेल्प करता है। तो गाइज वो अवेलेबिलिटी जोन्स यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। अब क्यों है अवेलेबिलिटी जोन्स आपके पास, इसके लिए मैं कुछ सिनारियोज भी दूंगा और अजयोर को भी कंपेयर करूंगा।
इन सारे सिचुएशंस के साथ और AWS के साथ। तो गाइज अगर आप अवेलेबिलिटी जोन्स की बात करते हो तो अब मुंबई में जैसे मैंने कहा कि है 3 रीजन्स। मैं कह रहा था कि अज्यूम करो, अज्यूम मत कीजिए, मुंबई में एक्चुअली 3 रीजन्स है। यूएस में भी ऐसे जगह है जहाँ पे एक्चुअली 6 अवेलेबिलिटी जोन्स भी है, बट मुंबई फिर भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे 3 जोन्स है, अवेलेबिलिटी जोन्स। इसका मतलब है कि मुंबई में इसके 3 डेटा सेंटर्स है। तो गाइज अब यहाँ होता क्या है ना, अज्यूम कर लीजिए कि मैंने एक EC2 इंस्टेंस चला लिया या फिर कोई भी रिसोर्स मैंने चला ली, उसका मैं बैकअप लेता हूँ किसी और अवेलेबिलिटी जोन में, है ना। एक बैकअप हो गया इधर अवेलेबिलिटी जोन ए में, दूसरा हो गया अवेलेबिलिटी जोन बी में, मुंबई के अंदर ही अज्यूम कर लीजिए। तो अज्यूम कर लीजिए कि अवेलेबिलिटी जोन किसी दिन बंद पड़ जाता है, तो सिंस उसका रेप्लिका मेरे पास है अवेलेबिलिटी जोन बी में, AZ-B में, तो उसका जो फंक्शनिंग है वहां से शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बैकअप है मेरे पास, मुझे सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। और कभी कभी AWS को ऑटोमेटिकली भी कर देता है अगर आप वैसे उसको सेट करो तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। नेटफ्लिक्स हो गया ना, जैसे कि आप कभी भी स्ट्रीम करो तो चलता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनका डेटा कभी गिरता नहीं है या फिर कोई सर्वर डाउन नहीं होता है। अवेलेबिलिटी होती है, डेटा एप्लीकेशन होता है, बैकअप होता है। आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए तो कहीं और तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, इतनी कम लेटेंसी होती है। जैसे कि मैंने कहा ना, ये सारे नेटवर्क्स लो लेटेंसी जोन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत कम डाउन टाइम रहता है अगर आप मूव भी करो तो एक जोन से दूसरे जोन पे। तो ऐसे आप डेटा सिक्योर करते हो और डिजास्टर रिकवरी भी करते हो। अब मोस्टली कैसा होता है ना गाइस, ये रीजन्स जो होते हैं एक दूसरे से 30-30, 40-40 किलोमीटर के दूरी पे भी हो सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, और रीजन्स भी। तो स्पेशली रीजन्स तो काफ़ी दूर होते हैं, बट अवेलेबिलिटी जोन्स की बात करते हैं। तो अगर कहीं पे कुछ भूकंप या कुछ आ जाता है, टोर्नेडो आ जाता है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका अवेलेबिलिटी जोन में डेटा अवेलेबल रहे। अब गाइज AWS का ये प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी जोन्स जो होते हैं वो सेम रीजन में होते हैं। तो अगर पूरा रीजन ही डाउन हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो उसकी वजह से आपको इंटर रीजन आपको रेप्लिकेशन भी आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, बट वो ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। यहाँ पे अज्योर थोड़ा अलग है गाइज। अज्योर में ना अभी उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन्स अनाउंस करना शुरू किया था, पहले सिर्फ रीजन्स थे। जैसे कि एक रीजन हो गया मुंबई में, एक हो गया पुणे में। तो अब ये दोनों महाराष्ट्र की सिटी है और कम से कम 200 किलोमीटर से दूर है एक दूसरे से, कुछ 175 या 180 किलोमीटर्स। तो मतलब अगर एक जगह पे कोई दिक्कत भी आ जाती है, सपोज, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई होप कि ऐसा कभी ना हो, मुंबई में बाढ़ या कुछ आ जाती है तो आपका डेटा जो है पुणे वाले डेटा सेंटर में सेफ रहेगा। तो अजयर में ये थोड़ा फर्क है। अभी अवेलेबिलिटी जोन इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, बट अभी भी उनके बहुत से रीजन ऐसे जहाँ पे एक ही अवेलेबिलिटी जोन है और आपको इंटर रीजन बैकअप लेना पड़ेगा। तो प्लस पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी है, डिपेंड्स कि आप कौन से सिचुएशन में फंसे हो। तो वैसे ये रीजन्स हो गए, ये अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए, और ये आपके लोकल जोन्स हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको इसके बारे में थोड़ी आइडिया आ गई है कि ये कैसे चलते हैं और इसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो। और कोई पॉइंट्स है क्या जो मुझे बताने थे? मैं ज़रा सोचने की कोशिश करूँ, शायद मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था इसके ऊपर, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो डिज़ास्टर रिकवरी ऐसे होती है गाइस, और ऐसे आपका डेटा बेसिकली सेफ होता है। और इसमें भी जो रेप्लिकेशंस की आप बात कर रहे हो उसमें भी काफ़ी तरीके होते हैं, इंटर रीजन होते हैं, और या फिर अवेलेबिलिटी जोन्स के बीच में भी हो सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चली थी, अभी मुझे याद आ गया जस्ट, क्या मैं बताना चाह रहा था कि मेरे एक दोस्त थे, वो अमेजोन में काम करते थे। तो मैंने उनको पूछा कि बेसिकली तुम्हें पता है कि मुंबई में डेटा सेंटर कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये एक सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है कि जो क्लोजली काम करते हैं अमेजोन में, काफ़ी लोगों को उन्हें भी पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये डेटा सेंटर्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो उसके वजह से आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो मतलब आपका डेटा मुंबई में तो भले ही रिसाइड कर रहा है, बट आप नहीं कह सकते हो कि वो मतलब कहाँ पे है, मतलब क्या वो बांद्रा में लोकेटेड है, क्या वो वर्ली में लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, सबको नहीं पता होगी, कुछ कम लोगों को ही पता होती है। तो गैस ये हो गया आपका अवेलेबिलिटी जोन्स, ये हो गया आपके रीजन्स। आई होप कि आपको इसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा AWS के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि अभी और क्या है इंस्टॉल। तो गैस ये एक डायग्राम है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैं स्लाइड में आगे बढ़ा नहीं था। तो जैसे आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे दिखता है इन जनरल, राइट। आपके रीजन्स आएंगे और रीजन्स के अंडर आपके अवेलेबिलिटी जोन्स रहेंगे जो लो लेटेंसी नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझने के लिए गाइस, आप थोड़ा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली।
तो गाइज अगर हम सर्च करेंगे इस चीज़ को, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आपको सारी डिटेल्स इसके ऊपर ऑनलाइन मिल जाएगी। और मैं काफ़ी देर से थ्योरी पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये भी देखें ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ कर नहीं रहे। ये देख लेंगे हम, और जैसे हमारा थोड़ा बेसिक सर्विसेज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हम लोग डेमो पार्ट में भी जाएंगे जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। जैसे कि 24 रीजन से मैंने कहा था 3 अनाउंस्ड है, 76 अवेलेबिलिटी जोन है, 245 कंट्रीज और टेरिटरीज में ये सर्व करता है जो मैंने बताया था। 97 डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस है। डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस क्या होती है हम बात करेंगे आगे। और लोकल जोन भी है एक, और 216 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस भी है। ये गार्टनर का क्वाड्रेंट है गाइज। मैंने बताया था कि गार्टनर का क्वाड्रेंट जो होता है वो एक, मतलब गार्टनर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो रिसर्च करती है डेटा पे, स्टैटिस्टिक्स पे, और वो समझती है कि ये सारे टेक्निकल टूल्स कैसे कंपेयर करते हैं। तो गार्टनर के हिसाब से AWS देखिए सबसे आगे है मार्केट में। अज़्योर क्लोज है, बट क्लोज नहीं कह सकता मैं, सेम क्वाड्रेंट में सिर्फ वो और GCP, बट काफ़ी दूर है अभी भी। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे गाइस, तो ये देखिए ये एक्टिव रीजन है, और ये इमेज आप देख रहे होंगे कमिंग सून वाले रीजन्स ये कलर के, तो आप देखेंगे ये यहाँ आ रहे वो रीजन। स्पेन में एक आएगा, जकार्ता में एक आएगा, और इधर ओसाका में एक आएगा। वो बाकी सारी जगह पे ऑलरेडी आपके रीजन्स है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडिया में मुंबई में रीजन है, देखेंगे 3 अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे, है ना। ओहायो में 3 है। ये सारे कुछ कनाडा और US के रीजन्स है जहाँ पे आपको आपके सारे अवेलेबिलिटी जोन्स और डिटेल्स मिल जाएगी, राइट। तो ये सारे रीजन है गाइस, और ऐसे ये अवेलेबिलिटी जोन्स और ये सारी चीज़ें काम करती है। आई होप आप समझ गए हो अच्छे से क्या क्या है और क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कर सकते हो आप इन चीज़ों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं थोड़ा, है ना। ठीक है, तो जब आप अब अवेलेबिलिटी जोन्स हो गया है तो आप समझेंगे कि AWS की कोर सर्विसेज क्या है। तो गाइज अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी से निपटा दूंगा ताकि हम लोग एक एक करके ये कोर सर्विस डोमेन्स देख पाए। तो क्या क्या कोर सर्विस डोमेन्स हैं इनके पास। तो गाइज सबसे पहली है आपकी कंप्यूट डोमेन। जैसे नाम कहता है गाइज, कंप्यूट डोमेन वो डोमेन है जहाँ पे आप सारी कंप्यूटेशन सर्विसेज रखते हो। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ 175 से कुछ 200 के आसपास सर्विसेज है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 200 प्लस सर्विसेज है इसमें। तो जब आप इन सर्विसेज की बात करते हो गाइज, तो अब इतनी सारी सर्विसेज अलग से या फिर रैंडमली चलाना एक मुश्किल काम हो जाता है। तो मतलब आपको क्लासिफिकेशन करने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी कि अब ये सर्विस का नाम बता दिया आपने तो ये करती क्या है ना। तो फिर AWS क्या करता है, उन सर्विसेज को जैसे उनकी सर्टिफिकेशंस है वैसे उनके सर्विसेज को कुछ कोर डोमेन्स में क्लासिफाई करता है। मतलब जैसे कि आपके सारे जो कंप्यूटेशन रिलेटेड सर्विसेज, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो, सर्वरलेस सर्विसेज हो, तो ये सारी सर्विसेज जाती है आपकी कंप्यूटेशन डोमेन में। वैसे अगर आप स्टोरेज की बात करें तो उसमें जैसे कि आपका कोल्ड स्टोरेज हो गया, हॉट स्टोरेज हो गया, कनेक्शन नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई कुछ, तो वो स्टोरेज में जाती है। तो ऐसा क्लासिफिकेशन होता है। तो कंप्यूटेशन के बारे में भी सेम है, AWS काफ़ी कंप्यूटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम लोग आगे बढ़ के वही देखेंगे कि कौन सी और क्या क्या कंप्यूटेशन सर्विसेज AWS में है, और आप मतलब उनको यूज़ करके क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है स्टोरेज। जैसे मैंने कहा कि इसमें जैसे कि कुछ पॉपुलर सर्विसेज है आपकी, ऑब्जेक्ट स्टोरेज आपको ये प्रोवाइड करता है, फाइल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, आपको आर्काइवल स्टोरेज का ये सॉल्यूशन देता है, आप एज कंप्यूटिंग कर सकते हो। तो वो भी हम देखेंगे जब हम स्टोरेज वाले पार्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका डेटाबेस वाला पार्ट। अब डेटाबेसेस में आप बेसिकली जब आप डेटाबेसेस की सर्विसेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में क्या होता है ना, आप डेटा सिर्फ स्टोर करते हो। डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप डेटा प्रोसेस करते हो। तो जब आप डेटाबेस सर्विसेज की बात करते हो तो ये ऐसे अडेप्ट होने चाहिए कि ये आपको अलग अलग टाइप के डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी देना चाहे, मतलब दे सके। जैसे कि आपका SQL वाला डेटा ले लो, टेबुलर डेटा ले लो, है ना। तो ये सारा जो डेटा है वो फाइल फॉर्मेट में है या फिर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। फाइल फॉर्मेट एक रॉन्ग टर्म है,
स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, तो उसके लिए आपके एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं। दूसरा होता है आपके नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस भी होते हैं। तो जैसे कि आपका डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, एक टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए होगी जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल कर सके, ऐसे डेटाबेस इंस्टेंसेस लॉन्च कर सके जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हैंडल कर सके। तो यहाँ पे बहुत सी सर्विसेज है गाइस, जैसे कि आपका कुछ पॉपुलर अगर मैं नाम लूँ तो आपका रेडशिफ्ट हो गया, फिर बाद में अमेजोन आरडीएस हो गया, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। तो है ऐसे और भी है, हम लोग मतलब ये सारे अरोरा एंड ऑल, हम ये सारी चीज़ों को थोड़ा और आराम से डिटेल से देखेंगे जब हम लोग इस कोर डोमेन को समझने की कोशिश करेंगे, तो तब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हो गया आपका नेटवर्किंग गाइस। तो जैसे कि कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट, ये जो है ना ये कोर सर्विसेज है गाइस। तो आप चाहे डेवलपर हो, चाहे आप एडमिन हो या आप आर्किटेक्ट हो, आपको ये सर्विसेज पता होनी ही चाहिए। तो नेटवर्किंग में क्या होता है बेसिकली, इसमें वो सर्विसेज है जो आपको मतलब आपके सबनेट्स आप बनाओगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाओगे, फिर बाद में डेटा को आप कहीं पे कैश करोगे, बराबर है। तो बेसिकली आप क्लाउड की बात करते हो तो आपका सारा डेटा जो होता है वो नेटवर्क के ऊपर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा कैसे मूव किया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, है ना, और कैसे उनको एक नेटवर्क के अंदर भी रखा जाए। तो उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग सर्विसेज जो AWS ऑफर करता है आपको। कुछ नाम अगर आपको बताओ तो VPC एक बहुत ही कॉमन नाम है, पॉपुलर नाम है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बाय AWS, ठीक है। फिर हो गया आपका सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या होगा गाइस, बेसिकली हम लोग इन सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो आपको क्लाउड पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा है, हमने ये मिथ्स में भी बात की कि लोग कहते हैं कि क्लाउड सिक्योर नहीं है। गाइस सिक्योरिटी बहुत तगड़ी हो गई है और ये सर्विसेज इस चीज़ को प्रूव करती है। अब अगर मैं सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज है। सर्विसेज ऐसी होती है यहाँ पे जैसे कि आपको अगर डेटा इनक्रिप्ट करना है तो आप डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हो, तो ताकि आप डेटा जो नेटवर्क में मूव करो तो वो सेफली मूव हो। फायरवॉल्स होते हैं, फायरवॉल सर्विसेज क्या करती है, आपको फायरवॉल्स बिल्ड करने को हेल्प करती है एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे, तो ताकि डेटा जब एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे पहुंचे तो वो फायरवॉल के थ्रू जाए और सारे सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स फॉलो और आपका एनक्रिप्शन भी फॉलो हो। IAM भी होता है, मतलब आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है ना गाइस कि आप बेसिकली ये बता रहे हो कि कौन से सर्विसेज, मतलब कौन से यूजर्स कौन से सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से नेटवर्क में किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज भी आपकी आती है सिक्योरिटी के अंदर। फिर आपका हो गया माइग्रेशन गाइस। अब माइग्रेशन में क्या होगा, बेसिकली आप एप्लीकेशंस को, आपके डेटा को आप माइग्रेट करोगे। तो जैसे मैंने बताया था पहले, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है या मैंने किसी सेशन में बात की। तो बेसिकली अगर आप माइग्रेशन की बात करते हो गाइस तो इसमें ना बहुत से प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, मतलब रीस्ट्रक्चर कर रहे हो एप्लीकेशन, सिर्फ मूव कर रहे हो, रीसाइज कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपकी सारी प्रैक्टिसेस डिपेंड करती है कि आप एप्लीकेशंस को कैसे मतलब ऑन प्रेमाइस से इधर माइग्रेट कर रहे हो या फिर कोई आपकी डिपेंडेंसी जो क्लाउड पे से ऑन प्रेमाइस माइग्रेट कर रहे हो। तो वो सारी माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज और सर्विसेज आती है आपके AWS माइग्रेशन में। इसमें बहुत सी कंटेनर एंड ऑल ये सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती है, जिसके बारे में शायद हमें ज़्यादा बात करने को समय ना मिले, बट हाँ ताकि आप समझ सको मैं उसके ऊपर आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। फिर आते हैं आपके मैनेजमेंट टूल्स गाइज, ये मॉनिटरिंग सर्विसेज है, राइट। जैसे मैंने बताया था कि आप क्लाउड के ऊपर आप जो है एक सर्विस है कॉल्ड एज क्लाउड वॉच, तो वो क्या करती है आपके सारे लॉग्स और आपके सारे सर्विसेज का मतलब हेल्थ चेक भी रखती है। कुछ डाउन हो जाए, कुछ हो जाए तो आप अलार्म भी थ्रो कर सकते हो, कुछ थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए तो आप अलार्म थ्रो कर सकते हो। तो ऐसी मैनेजमेंट सर्विसेज है। फिर आपकी आ जाती है मैसेजिंग सर्विसेज। तो गाइज जब आप मैसेजिंग सर्विसेज की बात करते हो तो जैसे मैंने कहा कि आप सारा डेटा जो है वो इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो आपकी जगह पर बैठ के। अभी हमने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो मैसेजिंग में ऐसी सर्विसेज होती है जो आपको मतलब ईमेल कम्युनिकेशंस हो गए, मैसेज कम्युनिकेशंस हो गए, ये नेटवर्क्स के बीच में वाला जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे तरीके से करने के लिए आप ये मैसेजिंग सर्विसेज यूज़ करोगे। और फिर फाइनली आ जाता है एनालिटिक्स। तो गाइज ये छोड़ के भी और सर्विसेज है, बट मैंने पहले एनालिटिक्स इसलिए ऐड किया क्योंकि आजकल एनालिटिक्स बहुत पॉपुलर है ना, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में भी बात कर ले। तो अगर आप AWS की बात करें तो इसके ऊपर आपको सेज मेकर जैसी सर्विसेज है जो एंड टू एंड आपको मॉडल बिल्डिंग में हेल्प करता है। फिर क्विक साइट है जो एक बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विस है जो आपको डेटा विजुअलाइज करने में या फिर मतलब थोड़ा बहुत वर्क करने में हेल्प कर देगा। फिर आपका तीसरा आ जाता है पॉली करके एक है जो एक स्पीच सिंथेसाइजर बोलूँगा मैं। स्पीच सिंथेसाइजर मतलब ये क्या करता है ना, आपका
स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉली हो गया। फिर रिकॉग्निशन है, ये आपको इमेज मतलब इमेज प्रोसेसिंग या फिर वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये जो डेटा है ये प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो ऐसी, और फिर एक लेक्स करके भी एक सर्विस है जो बेसिकली आपको चैटबॉट्स बनाने देता है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है। बेसिकली नॉलेज लर्निंग पे बेस्ड है। मतलब आप एक डेटा उसको फीड करोगे और वो उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आंसर करेगा। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो एक बॉट पॉपअप होता है ना, पूछते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, वो आपका चैटबॉट होता है। तो वो चैटबॉट भी आप बना सकते हो कुछ एनालिटिक्स सर्विसेज को यूज़ करके। फिर इसके बाद में गाइस और बहुत सी सर्विसेज है जो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको ऑफर करते हैं, AWS इन पर्टिकुलर। जैसे कि आपकी IoT सर्विसेज हो गई गाइस, डेवऑप्स सर्विसेज भी है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो IoT अगर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो आप क्लाउड के ऊपर IoT इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप सब मतलब माइक्रो कंट्रोलर्स, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें जो IoT से रिलेटेड है वो सब आप वो IoT सर्विसेज यूज़ करके कर सकते हो। और दूसरा चीज़ जो आप कर सकते हो वो है आपका डेवऑप्स। जैसे मैंने बताया कि डेवऑप्स का सर्टिफिकेशन है, तो डेवऑप्स की सर्विसेज भी होती है। तो आप बहुत सी डेवऑप्स सर्टिफिकेशन, तो आप बहुत सी डेवऑप्स सर्विसेज भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम, अगर आपको कोड कमिट करना है, कोड बिल्ड करना है, कोड डिप्लॉय करना है ना, तो कोड पाइपलाइंस होती है। तो ये सारी सर्विसेज आपके पास जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट में आपकी हेल्प करेगी। और गाइज ये कुछ गिनी चुनी मैंने सर्विसेज बताई है। तो अलग से डेवलपर टूल्स भी होते हैं इनके। कुछ बिग डेटा सर्विसेज है जो वो नीड्स आपके साथ मतलब केटर करेगा। तो अगर आप मतलब AWS की बात करें तो ये एक फुल पैक्ड, फुल पेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, और जिसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो, डिटेल में कर सकते हो। तो वैसे ये